हेलो एंड जय हिंद एवरीवन, दिस इज़ मोहित शर्मा फ्रॉम एल के अकेडमी। आप सब लोग जानते ही होंगे कि ग्रीन मिशंस हमारे लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एंड जब हम बात करें भारत की, एक ऐसी कंट्री जहां क्लाइमेट, ठीक है, जहां पर हम बात करें क्लाइमेट की, जहां हम बात करें वेदर की, या हम बात करें किसी भी और पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में, तो एक ऐसा देश जहां हर चीज़ से हम लोग भरे हुए हैं। यानी कि हमको यहाँ अपने यहाँ ओशियंस भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, हमको रेनफॉल भी देखने को मिलती है, और साथ साथ में बहुत बड़ा एरिया हम कवर करते हैं एज ए फॉरेस्ट। भारत में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट जो है कहाँ पाया जाता है, आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। ऑप्शंस मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या तेलंगाना, इनमें से कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सो गाइस, मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअली नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया के बारे में। 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट ने इस मिशन को लॉन्च किया, और आज के बाद इस मिशन को जब उस टाइम पर लॉन्च किया गया था, इस मिशन में बहुत बड़े लेवल पे एक सक्सेस देखी गई, और अब इस मिशन को रीलॉन्च किया जा रहा है। और जब रीलॉन्च कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों को अपग्रेड किया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर इसके वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, किस तरीके से कि ग्रीन इंडिया ज़रूरी है, किस तरीके से फॉरेस्ट कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। आपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में भी पढ़ा होगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को लेकर आज हम बात करेंगे इस वीडियोज़ के अंदर, ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं। दिस इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिलीज्ड अ रिवाइज्ड रोड मैप फॉर द नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया, ठीक है। यहाँ पर मेन जो चीज़ है वो है क्लाइमेट चेंज। आपको पता है कि भारत में आज की डेट में अगर सबसे ज़्यादा डेंजर जोन में अगर कुछ है, और डेंजर जोन में अगर कोई चीज़ है, वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। रीज़न कार्बन एमिशन, कार्बन का बहुत ज़्यादा यूज़। अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, और आपको ऐसे समझाऊंगा कि ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। मेरी बात ध्यान सुनना, ठीक है। देखिए, दो तरीके की रेडिएशंस होती हैं। एक होती है शॉर्ट वेव रेडिएशंस, और एक होती है लॉन्ग वेव रेडिएशन। सन से जब सनलाइट हमारे अर्थ पे आती है और पड़ती है, उसे बोलते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन। इसी लाइट को जब बहुत ऊपर जाती है, पर एक्चुअल में ये ऊपर पहुंच नहीं पाती है, इसको ब्लॉक कर दिया जाता है यहाँ पे, और इसको ब्लॉक करके, या मैं बोलूँ इन शॉर्ट बोलूँ, ट्रैप कर लिया जाता है। और ट्रैप कौन करता है? ये प्रॉपर्टी है कार्बन की। यानी कि कार्बन रेडिएशंस को ट्रैप कर लेता है, हीट को ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब 0.1%, 2% तो सोचो हमारे यहाँ पे लगभग कार्बन है, उसके बाद भी इतना खतरनाक है। और वीनस जैसे प्लैनेट पे तो 98% ही कार्बन की प्रेजेंस है, तो वहाँ कितना हाहाकार मस्त है। इसीलिए वीनस ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको अगर रोका जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, तो एक तरीके से दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ फॉरेस्ट को बढ़ाकर, नंबर ऑफ ग्रीनरीज को बढ़ाकर, नंबर ऑफ ट्रीज को बढ़ाकर, और इकोलॉजिकल सिस्टम को दोबारा रिस्टोर कर। यानी कि कहीं ना कहीं जो लैंड डिगार्ड हो चुकी है, जो लैंड पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है ना, जगह जगह आपको भूस्खलन देखने को मिल रहा है ना, जमीन फटती हुई दिखाई दे रही है, आपको बाढ़ आती हुई दिखाई दे रही है। भाई, बाढ़ जब जिस रास्ते पे आ रही है, लोगों ने वहां अपने मकान बना लिए। पहले वहां नदी हुआ करती थी, नदी अपना रास्ता कभी नहीं भूलती है। अब लोग कहते हैं बाढ़ आ गई, बिकॉज आपने नदी के बीच में रास्ता बनाया। सो दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट इज हैपनिंग। डेवलपमेंट को लेकर यहाँ इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। राइट नाउ आई मीन उत्तराखंड, ओके। अब मैं उत्तराखंड में रोज एक ट्रक भरकर पेड़ जाता हुआ देखता हूँ कि वो कट रहा है। एंड मैं सोच रहा हूँ, इतने सारे पेड़ कट रहे हैं, जो क्या यहाँ की गवर्नमेंट इनको अलाउड कर रही है? मुझे किसी ने ये बताया, जिस जगह पर आज मैं रह रहा हूँ, ठीक है, दिस इज इन उत्तराखंड। तो जिस जगह पे आज मैं रह रहा हूँ, इस जगह पे जिस पूरी लोकेलिटी में, आज यहाँ पर लोकेलिटी बस चुकी है आफ्टर द यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज जब भी ओपन हुए हैं। बट आज से कुछ टाइम पहले, यानी कि 10 साल पहले, 5 साल पहले, यहाँ पूरा ग्रीनरी हुआ करता था। इवन 2-3 साल पहले भी, यानी कि इतना सारा यहाँ डिफॉरेस्टेशन हुआ है। तो सोचिए किस बड़े लेवल पर यहाँ डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, और आज हमें एफॉरेस्टेशन करने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट वी हैव टू लुक आउट। गवर्नमेंट ने भी फोकस किया। गवर्नमेंट का जो मेन एम था 2014 में, वो ये था कि किस तरीके से वो 5 मिलियन हेक्टेयर में ट्रीज़ को कवर कर सके। 5 मिलियन हेक्टेयर में ट्रीज़ को कवर सके। हमने एफॉरेस्टेशन किया, हमने 11.22 मेगा हेक्टेयर में हमने अपने ट्रीज़ को स्टैब्लिश किया। हमने फंडिंग करी थी, इसमें लगभग 624 करोड़ का खर्चा आया, ठीक है, जो अलर्ट हुए थे, जिसमें से हमने 18 स्टेट में लगभग 575 करोड़ यूटिलाइज़ किए। और अप्रोच एक ही रही है कि भैया हमें डिगार्डेशन लेवल को कम करना है, वेनरेबिलिटी को कम करना है, इकोलॉजिकल सिस्टम में इंप्रूव करने हैं, और कार्बन का एमिशन, कार्बन का हमें यूज़ कम करना है, इथेनॉल कंजम्पशन को बढ़ाना है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ हमने सारे डिसीजंस लिए। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि भाई साहब ये सब चीज़ें हो तो रही हैं, ये सब चीज़ें रिवाइज तो किए गए, मैप तो किए गए,
अब जहाँ जहाँ पर ये प्रॉब्लम बन रही थी, जो मेन एरियाज थे, वो उन एरियाज़ का नाम था अरावली, वेस्टर्न घाट, इंडियन हिमालयस, मैनग्रोव्स। अब अरावली एक अलग लोकेशन है, अरावली इज़ द ओल्डेस्ट रेंज, जो कि लगभग लगभग राजस्थान से स्टार्ट होती है और दिल्ली में राष्ट्रपति भवन तक आती है। आपको पता होगा राष्ट्रपति भवन वाला जो हिस्सा है प्रेसिडेंट हाउस, वो उठा हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ अरावली वहाँ तक आता है। वेस्टर्न घाट एक अपनी अप्रोच है, हमारा मानसून वेस्टर्न घाट से एंटर करता है, ठीक है। इंडियन हिमालयस तो आपको पूरे पता है किस तरीके से वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, सिंटेक्सियल बैंडेड लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट तक जाते हैं। मैनग्रोव्स इकोसिस्टम भी आप जानते हो अच्छे से। सो यहाँ पर हमें फीडबैक मिला इसरो और एफएसआई से कि हमें अलग अलग जगह पे, अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हम अपने मिशन में या अपनी चीज़ों में सक्सेस ले पाएँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो वी हैव डिसाइडेड वन थिंग, इन लोगों ने किया, यहाँ सरकार ने भी किया। सबसे पहले यहाँ पर डेजर्टिफिकेशन, स्पेशली डस्ट स्ट्रोम देखे जाते हैं दिल्ली एनसीआर में। आप घुसी एक बार दिल्ली एनसीआर में, मैं मॉर्निंग में जब दिल्ली में मेरा घर है दिल्ली में एक्चुअली, और जब मैं जॉब करने जाता था दिल्ली में, जैसे ही मैं जॉब करने गया, मैं यहाँ से सुबह 9 बजे निकला। पहली बात तो जो रास्ता 9 से 9:30 बजे तक का है, वो मुझे 12 बजे पहुँचाता था, 11 बजे पहुँचाता था। मैं 11 बजे पहुँच रहा हूँ ड्यू टू द हैवी ट्रैफिक। एक और चीज़, मैं पूरा धूल में, रेत में सना हुआ हूँ। मेरे को एक एक्स्ट्रा कपड़े पहन के जा रहा है। जो गर्मी में आदमी जा रहा है और वो ऊपर से एक शर्ट और एक पैंट और डाल के जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी ड्रेस गंदे ना हो, ठीक है। हमने रिस्टोर किया, ऐसा नहीं है हमने रिस्टोर नहीं किया, हमने सक्सेसफुल रहे। हमने 8 लाख हेक्टेयर को रिस्टोर किया 29 डिस्ट्रिक्ट में, 4 स्टेट्स में। लगभग 16,053 करोड़ का बजट था और हमने अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करे। हमने ग्रासलैंड को रिस्टोर किया, फॉरेस्ट को रिस्टोर किया, वाटर बॉडीज़ को रिस्टोर किया। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो मेन रोल है ना, वो वहाँ के लोकल नेटिव्स का रहा है, लोकल लोगों का रहा है। अब जंगल को अगर रिस्टोर करना है तो जितने भी वहाँ पर जनजातियाँ रह रही हैं, जितने भी वहाँ ट्राइब्स रह रहे हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। किस तरीके से हम साइंस की नॉलेज को, किस तरीके से हम साइंस की टेक्निक्स को और ट्राइब्स की नॉलेज के साथ कनेक्ट कर और डेवलपमेंट में, ग्रोथ में आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरीके से उन ट्राइब्स को रोटी, खाना पीना, मकान और पैसा सब कुछ मिले, और साथ साथ में साइंस भी डेवलपमेंट कर पाए। नेचर का नुकसान ना करते हुए, नेचर को ही आगे बढ़ाते हुए प्रकृति के अंदर ऐसे बदलाव किए जाएं जिसकी वजह से हम ग्रोथ कर पाएँ, हम आगे बढ़ पाएँ। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। लगभग 5 किलोमीटर का वाइड ग्रीन बफर, लगभग 6.45 हेक्टेयर की एरिया था जो हमारा गोल था। हमने वहाँ पे 5 किलोमीटर वाइड ग्रीन बफर सिस्टम बनाया। सो दिस इज़ द मोस्ट, जहाँ हमने चीज़ें करी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं आपको बता दूँ, ठीक है, हमने अपने मिशन में बहुत हद तक सक्सेसफुल रहे, क्योंकि अभी हमने जो वेस्टर्न घाट की जो स्ट्रेटजीज थी उनको समझा। हमने लगभग 97.85 मेगा हेक्टेयर, यानी कि 33% ऑफ इंडिया, आपको पता है वो डिगार्ड हो चुके हैं, बर्बाद हो चुकी है। ये इसरो की रिपोर्ट है। आप ऐसा डाटा आप देख, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप ये डाटा मेंस में लिख कर आ सकते हो दैट 97 हेक्टेयर जो जमीन है, दैट इज कॉल्ड 33% ऑफ लैंड इंडिया इज डिगार्डेड राइट नाउ एज पर द डाटा ऑफ इसरो विच वॉज गिवन इन द 2018-19। अपार्ट फ्रॉम दैट कार्बन सिंक हमने कुछ वादे भी कर रखे हैं। जैसे कार्बन सिंक जो है हम 2.5 से 3% करेंगे, बिलियन टन्स ऑफ कार्बन करेंगे। 26 लगभग हेक्टेयर्स में डिगार्डेड जो लैंड है, ठीक है, याद रखना, जो डिगार्डेड लैंड है ना, जो हमने वादा कर रखा है, उसके अंदर भी हम करेंगे। सो ये सारे प्रोमिसेस हमने जो कर रखे हैं, उसमें से हमने 2.29 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन को हमने सिंक कर दिया है। और देखिए मेरी बात ध्यान समझिएगा, एक होता है वेरी डेंस्ड फॉरेस्ट, एक होता है मॉडरेट डेंस्ड फॉरेस्ट, और एक होता है ओपन फॉरेस्ट। यहाँ लगभग 75% एरिया कवर रहता है फॉरेस्ट से, मतलब पेड़ लगे रहते हैं। यहाँ लगभग 45% रहते हैं, और यहाँ लगभग 10 से 45%, या 45 से 70%, 70% से अब यहाँ होते हैं। सो अब जहाँ कार्बन को हम प्रॉपर तरीके से सिंक कर पाएंगे वो ओपन फॉरेस्ट में कर पाएंगे। इसीलिए ओपन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा बेस्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ इतना है कि हम कार्बन को आराम से सिंक कर सकें। सो दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जहाँ पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। याद रखिएगा, ये स्ट्रेटजीज हमने फॉलो करी, यहाँ बहुत हद तक हमने कार्बन को सिंक किया है। इंडिया ने अपने टारगेट पूरे करे, और बहुत जल्द इंडिया को आपको एक अलग नया रूप मिलेगा, जहाँ इंडिया ईवी सेक्टर में और डिफरेंट सेक्टर्स में आगे देखने को मिलेगा, जिससे कि कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन, जो फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, हम उसको रोक पाएँ और भारत के अंदर ग्रोथ कर पाएँ। तो जो मिशन, ग्रीन मिशन है, एक्चुअल में इन सबको कंप्लीट करने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, हम लोगों की भी है। तो मेरी आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि आप सब लोग ट्रीज़ को प्लांट ज़रूर करें, छोटे छोटे पौधों को प्लांट करें। एटलीस्ट प्लांट ना कर सकें तो कम से कम उनको पानी दें, और अगर पानी भी ना दे सकें तो कम से कम उनको डिफॉरेस्ट ना करें, उनको उखाड़ें ना यार, उनकी जगह से ना करें। सो आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा।
और अगर इस तरीके का कंटेंट आपको पसंद है तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारी अकेडमी बाय स्कैनिंग दिस QR using my code. You will get more than 50% discount in the particular courses that are presented on your screen. Apart from that guys, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मेरी वीडियोस को फॉलो करिए, ठीक है। तो मिलेंगे तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।